नमस्कार साथियों, आरपीसी तरंग पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम शानदार जानदार चल रही होगी। तो आपके एग्ज़ाम में अब लगभग कितने दिन बचे हैं, ये मान के चलिए कि 7 दिन ही बचे हैं। ठीक है, 1 वीक आपकी एग्ज़ाम में बचा है। ठीक है, 7 डेज़ ओनली। तो आपको अब ज़्यादा नया मैटर कुछ भी नहीं पढ़ना है, इसीलिए मैं भी आपके लिए कोई ज़्यादा वीडियोज़ अभी नहीं डाल रही हूँ। तो ये आपके लिए जो ICT की पेंडिंग क्लास थी, इसको पूरा कंप्लीट करवाने का बोला गया था, तो ये आपको कंप्लीट करवा दी जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो में ये अपनी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आपका बिना समय व्यर्थ करते हुए अपन चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो अपना टॉपिक रहेगा आज का CAI और CAL। ये अपने क्या है, सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन है। ठीक है, सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन है। इसके बाद में हम थोड़े से जो क्वेश्चन हैं उनके थ्रू क्या देखेंगे, यूज़ ऑफ कंप्यूटर देख लेंगे और ICT देख लेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर की जो क्लास हमने लास्ट वीडियो में की थी उसी में से वो क्वेश्चंस हैं, तो हम थोड़े से क्वेश्चन वहाँ से कर लेंगे। और ICT का थोड़ा सा हमने पढ़ा ही हुआ है, 2-4 टर्म्स कुछ नहीं आएंगी तो वो हम PYQ के माध्यम से कवर कर लेंगे। तो एक ही वीडियो में अपना ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो ये अपना फर्स्ट टॉपिक है, क्या है, CAL। ठीक है, CAL। अब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो ये आपको दिख रहा है कंप्यूटर सहाय अधिगम। तो C से मतलब हो गया यहाँ पे क्या, कंप्यूटर। ठीक है, सहाय का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, असिस्टेड। क्या हो गया, असिस्टेड हो गया, असिस्टेड, सॉरी, असिस्टेड। और अधिगम को आप जानते ही क्या बोलते हैं, हम इंग्लिश में लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, तो अधिगम का अपने लर्निंग हो गया। तो ये इसका क्या है, फुल फॉर्म हो गई यहाँ पे CAL की। ठीक है, तो CAL क्या है ये आपको पता चल गया। इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी है, तो आप इसको सबसे पहले डायरेक्ट याद रखें। ठीक है, इसके बाद में आगे की बात करेंगे कि इसमें क्या होता है, क्या ये होता है, क्या क्या इसके टाइप्स हैं, ये सब हम आगे देखने वाले हैं। तो कंप्यूटर सहाय अधिगम की आपको क्या पता चल गई, फुल फॉर्म हो गई है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, CAL। यह एक ऐसी अधिगम प्रक्रिया है जिसमें छात्र शक्ति से स्वयं क्रियाओं के आधार पर सीखता है और इनपुट और आउटपुट उपकरणों की सहायता से सीखता है। क्या करता है इसमें, ये क्या है आपको ये तो दिख रहा है, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो स्टूडेंट हैं, जैसे कि हम स्टूडेंट हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, शक्ति से और अपनी जो क्रियाएं हैं, अपने द्वारा जो क्रिया की जा रही है स्वयं के द्वारा, उनके बेस पे क्या करते हैं, इनपुट और आउटपुट जो अपने पास में उपकरण हैं उनकी सहायता से यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो ये है कंप्यूटर सहाय अधिगम। अब मुख्यतः तो अपने क्या है, कंप्यूटर अधिगम में 4 टाइप के होते हैं, जिनका है नाम अपने पास देखो, CBL है। CBL की फुल फॉर्म याद रखो बस, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग। ठीक है, कंप्यूटर आधारित अधिगम है। फिर CMI से क्या हो जाएगा, कंप्यूटर मैनेज्ड इंस्ट्रक्शन, इसका है कंप्यूटर प्रबंधित अनुदेशन। ठीक है, फिर आता है CAL और CAI। तो CAL अपने सिलेबस में है, 3rd 4th को अपने को विस्तार से पढ़ना है, 1st और 2nd अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो CAL की फुल फॉर्म लिखिए देखो, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। हिंदी में देखिए कंप्यूटर सहाय है, ये इसको सहाय कर लेना। ठीक है, कंप्यूटर सहाय अधिगम। ऐसे ही CAI की क्या हो जाएगी, तो कंप्यूटर असिस्टेड तो सेम रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट में इंस्ट्रक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन हो जाएगा, क्योंकि I आया है और यहाँ पे L आया है, तो L से लर्निंग हो जाएगा, यहाँ पे I से इंस्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, लर्निंग का मतलब क्या है, अधिगम है, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन का आप जानते ही हैं, अनुदेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये सेम है, कंप्यूटर सहाय, और लास्ट में चेंज हो गया है भाई, यहाँ पे अधिगम आ जाएगा, L फॉर लर्निंग फॉर अधिगम, I फॉर अनुदेशन फॉर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये आपको फुल फॉर्म सबसे पहले याद होनी चाहिए, इसी से कभी कभार क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। जो है कंप्यूटर सहाय अधिगम अपना CAL, तो ये क्या है, एक स्ववर्णनात्मक शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका शाब्दिक होता है भाई, अर्थ होता है कंप्यूटर के साथ सीखना। क्या होता है, कंप्यूटर के साथ हमें क्या है, सीखना है। इसमें कंप्यूटर की सहायता से हम क्या करते हैं, सीखते हैं। जैसे आपके पास कोई कंप्यूटर है, उसकी सहायता से हम क्या है, सीख रहे हैं। और इसमें क्या करते हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट और अभिक्रमित अनुदेशन जो है उसका हम यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं,
कंप्यूटर का हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, इंटरनेट हो गया, अभिक्रमित अनुदेशन, इन सब का हम यूज़ करते हैं इसमें और इनकी सहायता से हम यहाँ पे सीखते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, कंप्यूटर जो है आदेशानुसार क्या करेगा, कंप्यूटर जो है हम जैसे उसको आदेश देंगे उसके अनुसार वो क्या करेगा, एक पद जो है वो प्रस्तुत कर देगा अपने सामने, क्या कर देगा, एक अभिक्रम सीक्वेंस पद अपने पास में क्या कर देगा, प्रस्तुत कर देगा कंप्यूटर। जैसे जैसे हम उसको कमांड देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो कर देता है, ठीक है। जिसमें विभिन्न तरह की सूचना होती है और लास्ट में क्या होते हैं, प्रश्न निहित होते हैं, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और लास्ट में जो है अपने से वो प्रश्न पूछ लेगा, ठीक है। अब अधिगमकर्ता जो है, अधिगमकर्ता तो अपना स्टूडेंट हो गए, तो अधिगमकर्ता जो है इन प्रश्नों का क्या करते हैं, फिर उत्तर देते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे, ये जो प्रश्न पूछे इन्होंने लास्ट में, ठीक है, पहले तो इन्होंने क्या किया, अपने को सूचना दे दी, सूचना के बाद में क्या है, अंत में लास्ट में इन्होंने क्या है, एक टेस्ट की तरह अपन से प्रश्न पूछ लिए और फिर जो लास्ट में है हम क्या करेंगे, ये प्रश्न जो पूछे हैं उनका आंसर देंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर फिर क्या करेगा, उसको फीडबैक देता है, फीडबैक देगा सही है या गलत है। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हम जो टेस्ट सीरीज वगैरह लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं, टाइम लिमिट रहती है वहाँ पे, फिर लास्ट में जब हम उसको सबमिट करते हैं तो अपने पास क्या आता है, अपने पास में पूरा स्कोर कार्ड आ जाता है अपना, कि इतने मार्क्स थे, इतने लोगों ने टेस्ट दिया, आपके यहाँ पे इतने गलत थे इस वाले पार्ट में। जैसे अब आपके फर्स्ट पेपर में इतने सारे पार्ट्स हैं तो इस पार्ट में आपके इतने नंबर थे, हिंदी में इतने थे, इंग्लिश में इतने थे, कौन सा पार्ट आपका वीक है, तो सारा एनालिसिस करके वो क्या कर देता है, आपको फीडबैक देता है कि आपको यहाँ पे सुधार करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे इन्होंने लिखी है, ठीक है। इसके बाद में अगला अभिक्रम या पद आता है जिसमें उपचारात्मक सामग्री होती है। अब इस उपागम का विकास जो है हेवार्ड ने किया, ये इम्पोर्टेंट है, ये डायरेक्ट याद रखना है आपको कि ये जो उपागम है भाई कौन सा वाला, अपने CAI वाला, सॉरी CAL पढ़ रहे हैं ना, CAL वाला, इसमें क्या है, इसका विकास हेवार्ड ने किया है। इस प्रतिमान की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो शिक्षार्थी है, स्टूडेंट है, वो अपनी गति के अनुसार सीख सकता है और शिक्षण के विषय में निर्णय लेने का कार्य और वास्तविक शिक्षण देने का कार्य कौन करता है, कंप्यूटर करता है यहाँ पे, ठीक है। टीचर की जगह यहाँ पे कंप्यूटर करता है, क्या करता है, निर्णय लेने का कार्य भी और वास्तविक रूप से शिक्षण देने का कार्य भी, ठीक है। अब अध्यापक जो है भाई टीचर क्या करेगा यहाँ पे, तो टीचर यहाँ पे सुविधा प्रदाता होगा और मार्गदर्शक होगा, ठीक है। तो मेनली क्या है, इसको जो हमने शैक्षिक तकनीकी वाला पार्ट देखा था ना, शैक्षिक तकनीकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, उसके हार्डवेयर उपागम में शामिल किया जाता है, ठीक है। उसका हार्डवेयर उपागम जो है, और सॉफ्टवेयर देखा था, हार्डवेयर देखा था ना हमने वहाँ पे शैक्षिक तकनीकी में, वहाँ पे इसको शामिल किया जाता है, ठीक है। तो ये इसकी बात हुई। अब आगे देखते हैं, तो अब इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो इसकी विशेषताएं क्या है, इससे एक साथ क्या है, हम हज़ारों छात्रों को लाभान्वित कर सकते हैं, एक साथ हज़ारों छात्रों को क्या है, हम इसका लाभ दे सकते हैं। जबकि अन्य जो अभिक्रम हैं उनमें इनकी संख्या बहुत ही कम होती है, ठीक है, बहुत अधिक नहीं होती है, बहुत कम होती है। एक साथ इतने सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या नहीं कर सकते, लाभ नहीं ले सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन इसमें जो है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग में क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ सीख सकते हैं, ठीक है। यह विद्यार्थियों को उनकी गति से चलने का अवसर देता है। जैसे कोई बच्चा धीरे सीखता है तो वो धीरे स्पीड करके देख सकते हैं, ठीक है। कोई को जल्दी समझ में आता है तो वो जैसे अपने यूट्यूब पे भी 2x का ऑप्शन है, जैसे आप कहीं पे कोर्स लेते हैं तो उसमें 2.5x तक का ऑप्शन रहता है। तो इस तरह से आप अपनी क्या है स्पीड को यहाँ पे देख सकते हैं। नॉर्मल स्पीड रखनी है, नॉर्मल से कम रखनी है या फिर ज़्यादा रखनी है, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो विद्यार्थियों को उनकी गति से चलने का अवसर मिलता है। यहाँ पे छात्र द्वारा धोखा दिए जाने की संभावना नहीं होती, ठीक है। एक समय में केवल एक ही उत्तर संभव है, ठीक है। तो एक समय में क्या है, एक ही उत्तर संभव है यहाँ पे। और आगे बढ़ने से पूर्व क्या है, जो फ्रेम का उत्तर है वो हमें देना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। एक समय में क्या है, एक ही क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं, उसके बाद में जब आगे बढ़ेंगे तो आपको जो पूर्व फ्रेम है उसका उत्तर देना आवश्यक है, मतलब पहले वाले का आंसर देंगे तभी आप आगे जा सकते हैं।
छात्र द्वारा प्रदत्त उत्तरों का सही अभिलेख रखा जा सकता है। छात्र ने कितने आंसर सही किए हैं, गलत किए हैं, उनका ये रिकॉर्ड रखता है। ठीक है। फिर आता है ये छात्रों के लिए अत्यधिक आकर्षक है, रुचिकर है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है। और यह कुशल प्रेरक के रूप में कार्य करता है। और जो संकोची स्टूडेंट है, शर्मीले हैं, मंद गति से सीखते हैं। ठीक है। संकोच करते हैं बताने में, शर्मीले टाइप के होते हैं, धीरे सीखते हैं, मंद गति से, वो वाले बालक क्या है, इससे सीख सकते हैं, उनको भी सीखने का अवसर मिलता है। और इसमें पर्सनली जो है उस बच्चे पे ध्यान में दिया जाता है। ठीक है। तो सभी यहाँ पे सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह स्वनिर्देशित अधिगम है। ये क्या है, स्वनिर्देशित है। जैसे आप क्या करेंगे, इसको इंस्ट्रक्शन देंगे, उसके अनुसार आप इसमें सीख सकते हैं। ठीक है। स्वनिर्देशित है। विद्यार्थी स्वयं निर्णय ले सकता है कि उसे कब, कैसे और क्या सीखना है। आप जैसे निर्णय लेते हैं कि मुझे कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या सीखना है, कौन सी वीडियो देखनी है, क्या करना है, तो ये सब आप यहाँ पे निर्णय खुद ले सकते हैं। तो ये स्वनिर्देशित अधिगम हो गया। किसी भी पाठ्य बिंदु को संगणक में तब तक बार बार दोहराया जा सकता है जब तक कि वह छात्र द्वारा आत्मसात न कर लिया जाए। इसका प्रयोग सभी स्तरों पर संभव है। अब इसका मतलब आपको क्या समझ में आया। संगणक का मतलब तो आपको पता ही है क्या है, कंप्यूटर है। ठीक है। तो जो पाठ्य बिंदु है, जैसे आपका कोई भी सिलेबस का टॉपिक है, ठीक है, हम यहाँ पे टॉपिक ले लेते हैं। अब कोई भी आपका टॉपिक है, जैसे हम अभी आईसीटी कर रहे हैं, तो आईसीटी का जो टॉपिक है भाई, आपको CAI और CAL समझ में नहीं आया, तो समझ में नहीं आया तो आपने क्या किया, अपना यूट्यूब ओपन किया और कहीं पे गूगल पे नोट्स ढूंढे, इसके किसी कोचिंग के उसके नोट्स ढूंढे, तो आपने क्या किया, एफर्ट लगाए। ठीक है। अब आप यूट्यूब पे गए। ठीक है। यूट्यूब पे गए। अब यूट्यूब पे भी क्या कर रहे हैं आप, जो मतलब कंप्यूटर है, यूट्यूब है, ये सब क्या है, इसमें ही आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक में ही। तो कंप्यूटर में क्या करेंगे, कंप्यूटर में भी आप यूट्यूब चलाएंगे। ठीक है। तो उसमें जाके आप बार बार क्या है, जैसे ये अब वीडियो आपको मिल जाएगी, तो अब आपको ये वीडियो, जैसे मान लीजिए समझ में नहीं आ रही कुछ चीज़, या फिर रिवाइज करना है, ठीक है, खुद से पढ़ने का मन नहीं हो रहा, तो आपने क्या किया, जब तक आपको याद नहीं हो रहा तब तक ये वीडियो आपने रिपीट कर ली। जब तक आपको याद नहीं हो रहा तो बार बार आप इसको दोहरा सकते हैं। ठीक है। जब तक आपको आत्मसात ना हो जाए, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि मुझे चीज़ें याद हो गई है। ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब स्वशिक्षण और अध्यापक जो है, नियंत्रित शिक्षण, दोनों में ही इसका प्रयोग की असीमित संभावनाएं हैं। ठीक है। स्वशिक्षण में और अध्यापक जो नियंत्रित शिक्षण करता है, उन दोनों में ही क्या है, इसका यूज हम कर सकते हैं। ठीक है। संगणक जो है, कंप्यूटर से छात्र को अपने कार्य के लिए तुरंत प्रतिपुष्टि और प्रोत्साहन मिल जाता है। अब ये प्रतिपुष्टि क्या है, तो ये है भाई वही फीडबैक। ठीक है। इंग्लिश में आपको पता ही होगा, फीडबैक है ये, प्रतिपुष्टि और प्रोत्साहन मिल जाता है। इससे विद्यार्थी और कंप्यूटर के मध्य सउद्देश्य अंतःक्रिया चलती रहती है। ठीक है। अब इसका उपयोग देख लेते हैं। तो इसके उपयोग क्या हैं, जैसे आप जैसे घर पे बैठे हैं, तो घर बैठे आपको शिक्षा मिल रही है, आपको कहीं कोचिंग नहीं जाना, कहीं इधर उधर नहीं जाना, किसी टीचर के पास नहीं जाना, ऑफलाइन। ठीक है। आपको घर बैठे ही क्या है, अपना मोबाइल फ़ोन ऑन करना है। ठीक है। या फिर कंप्यूटर, PC, जो भी टैबलेट वगैरह डिवाइस है आपके पास में, उसमें क्या करेंगे आप, जहाँ भी आपको देखना है, जैसे यूट्यूब पे देखना है तो यूट्यूब पे देखेंगे, किसी कोर्स में आपने एनरोल कर रखा है तो कोर्स में जाके देखेंगे। लेकिन इसके लिए जो है आपको कहीं नहीं जाना है, अपने घर में ही बैठे रहना है, घर में बैठे रहना है, लाइब्रेरी में जा रहे हैं वहाँ पे बैठे रहना है। तो जहाँ पे भी आप पढ़ना चाहते हैं, आपको इंटरनेट प्रोवाइड होना चाहिए, उसके अनुसार आप इसमें क्या है, क्लासेस देख सकते हैं। तो यही बात इन्होंने बोली है कि दूरवर्ती शिक्षा में ये उपयोगी है। ठीक है। जैसे हमें कोई जैसे ट्रेनिंग वगैरह करनी है, मान लीजिए जैसे NPTEL है, आपने सुना है, नहीं पता नहीं, तो NPTEL है, उस पर बहुत सारे क्या है कोर्सेज होते हैं। ठीक है। अच्छे अच्छे टीचर्स, IIT के टीचर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं, स्वयं पोर्टल है, NPTEL है, तो इस पे क्या है अच्छे अच्छे कोर्स होते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इनमें एनरोल कर सकते हैं और अपनी जो है सर्टिफिकेट यहाँ से ले सकते हैं और फिर इनको बाद में यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ा, आपको कहीं जाना नहीं पड़ा। ठीक है। IIT में ऐसा थोड़ी कि आपको IIT में जाके रहना पड़ा, वहाँ पे आपका खर्चा लगा, आपका एडमिशन हुआ नहीं हुआ, तो इतना सब आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो डायरेक्ट इनकी वेबसाइट है वहाँ पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद में आपको देखना है कि कौन सा कोर्स है, मेरे काम का है नहीं है, मैं एलिजिबल हूँ नहीं हूँ,
तो इस तरह से आप थोड़ा सा क्या है वहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में कुछ इनकी फ़ीस होती है नॉमिनल सी, वो फ़ीस पे करके आप फिर इनके असाइनमेंट वगैरह होते हैं तो वो सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही जैसे इग्नू है अपनी यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, दिल्ली में है ये। ठीक है, दिल्ली में है। अब ये भी क्या है बहुत सारे ओपन कोर्सेज़ कराती है जो आपको क्या है घर बैठे ही आप कर सकते हैं, लेकिन बस आपको एग्ज़ाम देने तो जाना ही पड़ेगा। तो इनके जहाँ जहाँ पे रीजनल सेंटर्स होते हैं वहाँ पे आपको एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा। तो इस तरह से है कि आप घर बैठे ही शिक्षा ले सकते हैं इनके माध्यम से भी। ठीक है, तो ये भी क्या है, वैसे तो ये हार्ड कॉपी में भी आपको क्या करते हैं घर पे किताबें भी मैटर भी भेज देते हैं, और अगर आपको ऑनलाइन चाहिए तो ऑनलाइन भी ये प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, उसी तरह से ये है। तो ये आपको एग्जांपल से अच्छे से समझ में आ गया होगा NPTEL वाले से। बाकी भी जैसे यूट्यूब पे कोई भी क्लास ले रहे हैं आप, कोर्सेज में एनरोल है, तो ये सब आ गया आपको समझ में। ठीक है, प्राथमिक और उच्च स्तर के जो बालक हैं उनके दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। ऐसा नहीं है कि बड़े बच्चे ही यहाँ पे सीख सकते हैं। प्राइमरी जो क्लासेस में हैं स्टूडेंट बच्चे हैं छोटे, उनको भी क्या है सीख सकते हैं। उनको भी आप कोई अच्छी वीडियो है उसमें एनिमेशन वगैरह है तो उससे आप उनको सिखा सकते हैं, वो वीडियो उनको दिखा सकते हैं, तो उनके लिए हेल्पफुल होगी इमेजिनेशन करने में भी, और वो जल्दी सीख पाएंगे। ठीक है, तो दोनों के लिए यूज़फुल है, ऐसा नहीं है कि बड़ों के लिए ही यूज़फुल है, सबके लिए यूज़फुल है ये। ऐसे ही बालक जो है व्यक्तिगत गति और तत्काल सीखते हैं इसमें। ठीक है, बालक जो है स्टूडेंट है वो अपनी पर्सनल स्पीड जो है, किसी को जल्दी याद होता है किसी को लेट याद होता है, तो उसके अकॉर्डिंग सीख सकते हैं। ये सारी इसकी ये हो गए। तत्काल पृष्ठ पोषण पुनर्बलन की व्यवस्था होती है यहाँ पे। ठीक है, पुनर्बलन मिलेगा आपको यहाँ पे, फीडबैक मिल जाएगा। स्वनिर्देशित है। ठीक है, स्वनिर्देशित है, व्यक्तिगत अनुदेशन में उपयोगी है, आकर्षक है, रोचक है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं किसकी, CAL के उद्देश्य क्या हैं। तो इसके उद्देश्य हैं भाई, शिक्षक केंद्रित जो कक्षा है, टीचर सेंटर जो क्लास है, उसमें अधिक से अधिक संवाद युक्त अंतःक्रिया करना। जैसे टीचर सेंटर कोई क्लास है, सारी बात जो है टीचर पे आश्रित है, बालक केंद्रित है ही नहीं, बालक पे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा, तो उसमें क्या होगा, अधिक से अधिक अगर संवाद करेंगे तो इंटरेक्शन करेंगे तो उसमें ये यूज़ हो सकता है। ठीक है, फिर वैचारिक स्पष्टता को बढ़ा सकते हैं अपन, जो अपने विचार हैं कि उसमें क्लेरिफिकेशन नहीं आ रहा है, स्पष्टता नहीं आ रही है, तो उसको क्या है हम इसके थ्रू बढ़ा सकते हैं, CAL के थ्रू। ठीक है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो आप जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगी, तो विचार जो हैं आपके स्पष्ट हो जाएंगे, तो इसको इंक्रीज़ करता है। फिर व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था करता है। ठीक है, व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था हो गई, आप पर्सनली जो है यहाँ पे किसी टीचर से सीख सकते हैं। पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षक की समझ को बढ़ाता है, जो आपका सिलेबस है उसके बारे में शिक्षक की समझ को बढ़ाना है। फिर आते हैं CAL के साधन। ठीक है, CAL के साधन में आता है अपने पास ड्रिल अभ्यास, और फिर आता है ट्यूटोरियल, अनुशिक्षक, सिम्य सिस्टम, मानक अभ्यास और अनुरूपण। फिर आता है मॉडलिंग और सूचना का भंडारण और पुनः वापस आना। तो कितने साधन हैं इसके, 5 साधन हैं। क्या क्या हैं, ड्रिल है, ड्रिल को ही अभ्यास बोलते हैं हम। फिर है ट्यूटोरियल देख रहे हैं कोई अपन। फिर आता है मानक अभ्यास, प्रैक्टिस करनी है, अनुरूपण करना है। फिर आता है मॉडलिंग, देन आता है अपने पास सूचना का भंडारण और पुनः वापस आ जाएंगे। ठीक है, इन्फॉर्मेशन का क्या करेंगे, स्टोरेज कर लेंगे और वापस आ जाएंगे। तो ये क्या है, इसके साधन हैं और विशेषताएं हमने देख ही लिए। अब आता है अपने पास भाई सेकंड जो टॉपिक है अपना CAI। ठीक है, CAI आता है, CAL हम कंप्लीट कर चुके हैं थ्योरी पार्ट, PYQ हम लास्ट में कर लेंगे। जो भी हैं सारे PYQ बचे हुए हैं, सारे लगभग कंप्लीट कर लेंगे आराम से। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहना है आपको, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना है। तो CAI को देखते हैं, ये हम देख चुके हैं। CAI की फुल फॉर्म आपको बताई दी थी, क्या होगा, कंप्यूटर असिस्टेड तो रहेगा ही। ठीक है, कंप्यूटर असिस्टेड यहाँ लिखा हुआ है, चलिए तो लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, क्या हो जाएगा लास्ट में, इंस्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन की जगह आपको अनुदेशन मिल जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वहाँ पे क्या आएगा, L वाले में L फॉर लर्निंग, अधिगम। ठीक है, कंप्यूटर असिस्टेड सेम रहेगा।
अब इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया भाई? सिडनी प्रेस ने किया। किसने किया? सिडनी प्रेसी ने किया, 1925 में किया। ठीक है, किसने किया? सिडनी प्रेसी ने किया, 1925 में किया। अब याद कैसे रहेगा? तो याद आप ऐसे रख सकते हैं कि जैसे कोई प्रेस कर रहा है, कपड़ों के प्रेस करते हैं हम, इस्त्री करते हैं ना कपड़ों पे, तो उसमें क्या है, किसी को जैसे प्रेस करना नहीं आता है, पहली बार कोई प्रेस कर रहा है, तो उसको इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं कि भाई आप थोड़ा सा ध्यान रखो, इसको प्रेस को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, कपड़े जल जाएंगे। तो बार बार उनको क्या बताना पड़ता है ऐसे। तो आप ऐसे इसको ध्यान में रख सकते हैं कि अपने घर में जो है प्रेस कर रहा है कोई, पर उसको प्रेस करनी आती नहीं है, तो प्रेस करनी नहीं आती तो इंस्ट्रक्शन देने पड़ रहे हैं। तो इंस्ट्रक्शन दिए किसको? प्रेस करने वाले को। ठीक है, याद हो गया होगा आपको। फिर प्रतिपादक आते हैं। प्रतिपादक आते हैं लॉरेंस स्टालुरो और डेनियल डेविस। कौन आते हैं? लॉरेंस स्टालुरो और डेनियल डेविस है। ये किसके हैं? अनुदेशन के यहाँ पे प्रतिपादक है, और इन्होंने 1965 में ये प्रतिपादन किया था, और इन्होंने 25 में किया था। तो इसको आप डायरेक्ट याद रख लेना, कुछ ऐसा दिमाग में आ नहीं रहा कि आपको याद कराया जाए, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख लेना। ठीक है, लॉरेंस स्टालुरो और डेनियल डेविस 1965 है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 65 है। फुल फॉर्म आपको बताई दी है, क्या है? CAI की फुल फॉर्म कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर सहायक, सहाय आ जाए यहाँ पे, कंप्यूटर सहाय आ जाए, अनुदेशन आ जाए। ठीक है, देख लेना आप। इसमें क्या होता है, जो छात्र हैं, स्टूडेंट है और कंप्यूटर, इनके मध्य क्या होती है? उद्देश्यपूर्ण अंतःक्रिया चलती है, इंटरेक्शन चलता है। ठीक है, कंप्यूटर और छात्र के मध्य में यहाँ पे कोई भी एम है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इंटरेक्शन चलता है, जिसमें बालक अपनी योग्यता और गति के अनुसार वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करता है। क्या समझ में आया आपको? जो कंप्यूटर है और छात्र हैं हम, तो उसमें क्या हो रहा है? इंटरेक्शन चलेगा। अब इसमें क्या है? उद्देश्यपूर्ण इंटरेक्शन चलेगा। क्या चलेगा? उद्देश्यपूर्ण चलेगा। जो भी आपका एम है, अभी आपका एम क्या है? अभी आपका एम है फर्स्ट ग्रेड। ठीक है, ग्रेड 1 में लगना है आपका, तो आप ग्रेड 1 के अकॉर्डिंग ही क्या कर रहे हैं? क्लासेस देख रहे हैं। ठीक है, चाहे कहीं पे भी देख रहे हैं या फिर आप मैटर पढ़ रहे थे कहीं से भी, तो आपका जो है यहाँ पे उद्देश्यपूर्ण इंटरेक्शन चल रहा है, जिसमें आप अपनी योग्यता जो है भाई, आपकी योग्यता क्या है? आपने मास्टर्स कर रखी है, B.Ed कर रखी है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या कर रहे हैं? अपना टारगेट सेट कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर के माध्यम से यहाँ पे सीख रहे हैं। ठीक है, तो उससे आपका इंटरेक्शन चल रहा है कंप्यूटर और छात्र के बीच में, और अपनी गति के अनुसार आप अपने एम को यहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं। सर्वप्रथम प्रायोगिक तौर पे जो है इसका उपयोग किसने किया था? तो 1969 में अमेरिकी सरकार के रक्षा मंत्रालय ने, किसने? अमेरिकी सरकार जो थी उसके रक्षा मंत्रालय ने यहाँ पे इसका यूज़ किया था। तो रक्षा मंत्रालय की क्या थी? एजेंसी थी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। कौन सी एजेंसी थी? एरपा याद रखो आप। ठीक है, ARPA याद रखो। तो ARPA क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इसने क्या किया था? इसका प्रायोगिक रूप से पहली बार यहाँ पे उपयोग किया था। ठीक है, प्रायोगिक रूप से इसका प्रयोग किया था पहली बार 1969 में। ठीक है, अमेरिका की एजेंसी थी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। फिर बात आती है BF स्किनर की। तो BF स्किनर ने क्या किया था? तो इन्होंने सर्वप्रथम जो है शिक्षण मशीनों का यूज किया था। क्या किया था? शिक्षण मशीनों का यूज किसने किया था भाई? BF स्किनर ने किया था, जिसमें उन्होंने क्या किया था? विषय वस्तु जो है, अपनी विषय वस्तु, उसको छोटे छोटे पदों में क्रमबद्ध प्रस्तुत किया था। छोटे छोटे क्या है? पदों में सीक्वेंस वाइज प्रेजेंट किया था। और कुछ अभ्यास कार्य जो हैं, जैसे प्रश्न है, कुछ अभ्यास कार्य प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं, उनके उत्तर देने के, उनके उत्तर भी दिए। ठीक है, उनके उत्तर दिए, लेकिन यह मशीन स्वयं कोई निर्णय नहीं ले सकती थी। ठीक है, तो मशीन जो है थी भाई, ये खुद कुछ भी निर्णय नहीं ले सकती थी। BF स्किनर ने जो यहाँ पे एक टेस्ट किया मशीनों के माध्यम से, इसमें इन्होंने किया तो क्या, सब्जेक्ट जो थी उसको छोटे छोटे पदों में डिवाइड कर दिया, प्रेजेंट कर दिया, लेकिन यहाँ पे इन्होंने प्रैक्टिस भी की, आंसर भी दिए, लेकिन मशीन जो थी ये क्या थी, अपना खुद का कोई निर्णय नहीं दे सकती थी। ठीक है, फिर आती है बात नेक्स्ट, कंप्यूटर जो अधिगम करता है, कंप्यूटर के माध्यम से जो हम सीख रहे हैं, मतलब ठीक है, कंप्यूटर अधिगम करता है, कंप्यूटर जो है अधिगमकर्ता के पूर्व व्यवहारों के आधार पर स्वयं अनुदेशन के बारे में निर्णय लेता है और उनको सही दिशा में अग्रसर होने की सहायता करता है। इसलिए इसको विद्युत मस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसको विद्युत मस्तिष्क कहते हैं।
किसको कहते हैं? कंप्यूटर को। ठीक है, कंप्यूटर अधिगमकर्ता के पूर्व जो व्यवहार है आपका, जैसे आपने कोई वीडियो सर्च की है तो उसके अकॉर्डिंग ही क्या है आपको यहाँ पे बताता है, सही दिशा में ले जाने की तरह कोशिश करता है, सजेस्टेड वीडियो में दिखाने लग जाता है। तो यहाँ पे कंप्यूटर को विद्युत मस्तिष्क भी कहते हैं। ठीक है, अब एटकिंसन आए। अब एटकिंसन ने क्या बोल रहे हैं, तो एटकिंसन 1968 में आए। इन्होंने बालकों की वाचन योग्यता के लिए कंप्यूटर आधारित अनुदेशन का यूज किया। क्या किया भाई? एटकिंसन ने बालकों की जो बोलने की योग्यता थी, वाचन योग्यता थी, उसके लिए कंप्यूटर बेस्ड जो अनुदेशन था, ये CAI अपना, उसका यूज किया था। ठीक है, तो किसने किया था भाई? एटकिंसन ने किया था। अब इसमें सन आ रहा है, तो ये बालकों के लिए ही होगा। अब बालक जो है वो वाचन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बालक बच्चे यहाँ पे बोल रहे हैं एटकिंसन, तो CAI का यूज कर लिया। ठीक है, इस प्रतिमान में शिक्षक का स्थान कौन ले लेता है? टीचर का जगह यहाँ पे कंप्यूटर ले लेता है। ठीक है, टीचर की जगह कौन आ जाता है? कंप्यूटर आ जाता है। सारे जो निर्देश हैं, अनुदेशन है, इंस्ट्रक्शन है, वो कंप्यूटर की हेल्प से ही प्रदान किए जाते हैं और छात्रों का जो ज्ञानात्मक पक्ष है उसका यहाँ पे विकास होता है। ठीक है, अब इसमें जो है शिक्षण प्रक्रिया उसको 2 पक्षों में डिवाइड कर दिया। 2 पक्षों में कौन कौन से? पूर्व अनुवर्ग में और अनुवर्ग शिक्षण में। तो पहले वाले में तो क्या होगा? पहले वाले पूर्व में क्या हो जाएगा? कंप्यूटर जो है छात्र का जो भी पूर्व ज्ञान है, पहले आपको जो भी पता है छात्र को, उसके आधार पे कार्य करता है। ठीक है, पूर्व अनुवर्ग में। तो अनुवर्ग में क्या कर देगा? अनुवर्ग में द्वितीय अवस्था में कंप्यूटर छात्र के अनुरूप अनुदेशन सामग्री को यूज करता है और जिसका छात्र अध्ययन करता है। ठीक है, कंप्यूटर क्या करता है? जो स्टूडेंट है उसके अनुसार ही क्या है, अनुदेशन सामग्री को यूज करता है और छात्र अध्ययन करता है। ठीक है, तो ये बात हो गई पूर्व। तो पूर्व ज्ञान के अनुसार। अनुवर्ग जो है जैसे छात्र को चाहिए उसके अनुसार ये सामग्री पेश कर देगा। ठीक है, फिर है लास्ट में छात्र अधिगम। छात्र अधिगम का मापन करते हुए क्या करते हैं? छात्रों को पुनर्बलन देता है ये। फिर इसमें शिक्षार्थी के लिए विभिन्न प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उत्पन्न किया जाता है। क्या करते हैं इसमें? जो स्टूडेंट है उसके लिए विभिन्न प्रकार की क्या है, लर्निंग सिचुएशंस को क्या किया जाता है? उत्पन्न किया जाता है। और जो सिचुएशंस है लर्निंग की, इनके आधार पे ही क्या है, इनको इससे जो उत्पन्न होते हैं इंस्ट्रक्शन, उसके आधार पे इनको उत्पन्न किया जाता है। फिर जब इन अधिगम परिस्थितियों को क्या है, नियंत्रित अनुदेशन के माध्यम से कंप्यूटर जो है उसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? कंप्यूटर अनुदेशन कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर द्वारा अनुदेशन कहते हैं। इसमें छात्रों को प्रत्यक्ष अनुदेशन दिया जाता है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं छात्रों को यहाँ पे। ठीक है, CAI में। फिर यहाँ पे जो स्टूडेंट है अधिगम करता है उसको नियंत्रित अनुदेशन यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, नियंत्रित अनुदेशन यहाँ पे बालक का किया जाता है। और क्या होता है? तो ये व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन का एक रूप है। और CAI में जो है किसी एक छात्र क्या है, किसी एक छात्र और कंप्यूटर के बीच में उसी प्रकार से इंटरेक्शन चलता है, अंतःक्रिया चलती है, जैसा कि एक ट्यूटोरियल प्रणाली में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में चलती है। ठीक है, क्या होता है इसमें? जो एक स्टूडेंट और कंप्यूटर के बीच में इंटरेक्शन चलता है वो वैसे ही चलता है जैसे कि हम एक ट्यूटोरियल देख रहे हैं, उसमें टीचर और स्टूडेंट के बीच में चलता है। ठीक है, अब CAI से मतलब क्या है? वापस वही बात आ गई। तो इसका मतलब है ऐसी अनुदेशन टेक्निक जिसके अंतर्गत विद्यार्थी और कंप्यूटर संयंत्र के बीच एक ऐसी प्रयोजनपूर्ण अंतःक्रिया चलती है, वही है उद्देश्यपूर्ण अनुक्रिया चल रही है विद्यार्थी और कंप्यूटर के बीच में। इसके फलस्वरूप जो है विद्यार्थी विशेष को अपनी क्षमताओं और अधिगम गति का अनुसरण करते हुए वांछित अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में समुचित सहायता होती है। ठीक है, अब आता है कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के उपागम। तो इसके 3 उपागम हैं। कौन कौन से हैं? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है और कोर्सवेयर है। क्या है? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है और कोर्सवेयर है। अब हार्डवेयर में तो क्या चीज़ें आ जाती है, आपको पता ही है। हार्डवेयर में तो वही आ जाएंगी जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या कौन कौन सी आ गई? CPU को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। कीबोर्ड को भी आराम से देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, माउस आ गया, माउस भी आ गया। स्क्रीन आ गई आपकी। ठीक है, स्क्रीन है, मॉनिटर है, जो भी आपको बोलना है बोल दें। फिर आता है मॉडेम। क्या आता है? मॉडेम। इसी तरह से आता है स्कैनर।
ठीक है, स्कैनर आता है। तो ये सब क्या है, हार्डवेयर के एग्जाम्पल है। ये लास्ट क्लास में भी हमने देखे थे आराम से। फिर आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो है इनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन इनकी सहायता से कार्य होता है। कंप्यूटर में ये रहेंगे तभी कुछ कार्य जो है ये हार्डवेयर करते हैं। ठीक है, तो पहले सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर में जो है हमने वहाँ पे डिवाइड भी किया था सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर तो क्या है, पहले से ही इनबिल्ट रहते हैं, जिसके माध्यम से कंप्यूटर अपना चलता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है अपनी सहूलियत के लिए हम, जैसे कि मैंने बताया था आपको, PDF बनानी है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, नोटपैड का, इनका यूज़ करते हैं। एक्सेल फाइल बनानी है आपको, डेटा शीट, मार्कशीट के लिए, रिजल्ट के लिए, तो हम MS एक्सेल का यूज़ करते हैं। PPT बनानी है पावर पॉइंट का। इस तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपने चलते हैं। और फिर बताया था आपको कोर्सवेयर। कोर्सवेयर में क्या है, जो प्रोग्राम को तैयार करते हैं, ठीक है, वो कोर्सवेयर में आ जाएंगे। उनको प्रोग्रामर कहते हैं। जो प्रोग्राम को तैयार करते हैं उनको प्रोग्रामर कहते हैं। तो ये जो कोर्सवेयर है ये क्या है, कोर्सवेयर टेक्नोलॉजी, इसकी ज़रूरत किसको पड़ती है, तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी जो है इसकी सेवाओं की आवश्यकता किसको पड़ती है, जो क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को तैयार करते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर को तैयार कौन करता है, तो सॉफ्टवेयर को तैयार कौन करते हैं भाई, प्रोग्रामर करते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामर को इनकी ज़रूरत पड़ेगी, किसकी, कोर्सवेयर की, क्योंकि प्रोग्रामर्स ही जो है ऐसे प्रोग्राम तैयार करते हैं जिससे हम क्या करते हैं, वांछित अपने जो अभिक्रमित अनुदेशन है वो हमें प्राप्त होते हैं स्टूडेंट को। तो इस तरह की जो भी सेवाएं हैं उसको क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स को क्या करना पड़ता है, बुलाना पड़ता है। टीम होती है, ठीक है, टेक्नोलॉजिस्ट आते हैं, टीम आती है पूरी, उसके अनुसार ही क्या है यहाँ पे वो टीम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर को अपने क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोग्रामर से रिलेटेड जो भी वर्ड आए वो कोर्सवेयर में आप देख लेना। और सॉफ्टवेयर में तो आपको बता ही दिया। सॉफ्टवेयर में क्या होगा, कंप्यूटर मशीनों का संचालन होगा, उनको काम में लेंगे हम, दोनों बातें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं प्रोग्राम जो कंप्यूटर की मशीन को संचालित करते हैं। मशीनी भाषा में हम, इनकी लैंग्वेज होती है C++, जावा, पाइथन, इस तरह से लैंग्वेजेस होती है। उसमें क्या करते हैं, ये कार्य करते हैं मशीनी भाषा में, आदेश दे जो हम इनको देते हैं। और दूसरी तरफ जो है कोर्सवेयर टेक्नोलॉजी है, उसका भी हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सब हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हो गया अपना कंप्लीट। ठीक है, फिर बात आती है कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के टाइप्स। तो ये भी 3 टाइप्स का है। तो पहला आता है इसमें लोगो, सेकंड आता है अनुरूपण या खेल विधि, जिसको सिमुलेशन और गेमिंग कहते हैं, और थर्ड टाइप है इसका नियंत्रित अधिगम, कंट्रोल्ड लर्निंग। ठीक है, तो क्या क्या हो गया यहाँ पे, इसके 3 टाइप्स हो गए, लोगो हो गया, अनुरूपण खेल विधि हो गया, सिमुलेशन और गेमिंग, और नियंत्रित अधिगम हो गया। अब लोगों के प्रतिपादक कौन थे, तो यही इम्पोर्टेंट है, बस यही याद रख लें, काम चल जाएगा आपका। तो फ्यूरजिग और पापार्ट थे। कौन था, फ्यूरजिग और पापार्ट जो थे इसके क्या थे, लोगों के क्या थे, प्रतिपादक थे। ठीक है, फिर आता है अनुरूपण या खेल विधि। तो ये वास्तविक जीवन की क्रियाओं का नाटकीय अंकन है। ठीक है, वास्तविक जो अपनी क्या चलती है जीवन, रियल लाइफ, उसकी क्रियाओं का नाटकीय अंकन ही है। फिर नियंत्रित अधिगम में क्या आएगा, इसमें अभ्यास और ट्यूटोरियल आ जाएंगे, दोनों सम्मिलित है। ठीक है, प्रैक्टिस और ट्यूटोरियल दोनों इसमें सम्मिलित है। इस क्रिया में अंतःक्रिया कार्य रचना का प्रयोग होता है। क्या होता है इसमें, इंटरेक्शन कार्य रचना का इसमें यूज़ होता है। ठीक है, अब CAI की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि इसमें एक साथ बहुत सारे विद्यार्थियों को अनुदेशन दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें अनुदेशन दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं हम। और बच्चों की जो भी उपलब्धि है, अचीवमेंट्स हैं, प्रतिपुष्टि है, फीडबैक, उनकी स्वतः ही ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग हो जाती है। ठीक है, फीडबैक की, अचीवमेंट की सारी रिकॉर्डिंग इसमें हो जाती है CAI में भी। और यह क्या है, मात्रात्मक, अंकात्मक, गुणात्मक दोनों प्रकार की होती है। कितनी, मात्रात्मक भी होती है, क्वालिटेटिव भी होती है, क्वांटिटेटिव भी होती है। ठीक है, दोनों प्रकार की समस्याओं का ये समाधान कर देती है CAI। फिर है यह उपागम जो है तकनीकों में विविधता के प्रयोग पे बल देता है। क्या करता है, टेक्निक में विविधता पे क्या है, ये बल देता है। इसमें दोनों तरफ से इंटरेक्शन कर सकते हैं। जैसे लाइव क्लास होती है ना, तो लाइव क्लास में यही चलता है कि जो टीचर है,
टीचर आपके कमेंट्स यहाँ पे पढ़ते रहते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे आंसर देते रहते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ से चलता है यहाँ पे। या फिर जैसे आप जूम पे क्लास लेते हैं कोई, ठीक है, या फिर किसी ऐप में जिसमें भी आपने एनरोल किया है, तो वहाँ पे अगर आपके लाइव का ऑप्शन हो, और लाइव में जैसे आप चैट का ऑप्शन होता है कहीं पे बोलने का ऑप्शन दिया जाता है, माइक ऑन करके आप बोल सकते हैं। जैसे जूम पे है ये सुविधा, और भी प्लेटफॉर्म्स पे हैं, तो उसमें यही रहता है कि टीचर आपसे कुछ सवाल पूछेगा या आपको कुछ डाउट है तो आप तुरंत वहाँ पे पूछ के उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे यूट्यूब पे है तो यूट्यूब पे लाइव क्लास नहीं आती, तो लाइव क्लास की जगह क्या है, कमेंट बॉक्स है आपके पास। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे जो भी डाउट है आपको पूछ सकते हैं। तो आपको जब भी टीचर को क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब मिल जाएगा। तो दोनों तरफ से इसमें इंटरेक्शन चलता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया में जो है सूचनाओं को व्यापक स्तर पे संचित और व्यवस्थित किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं भाई, इसको व्यापक स्तर पे, बहुत ही बड़े स्तर पे क्या है, हम संचित कर सकते हैं और व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे कि यूट्यूब पे कोई वीडियो है, तो यूट्यूब पे कोई वीडियो है तो जैसे आज भी है और आज के 10 साल बाद भी रहेगी। ठीक है, जब तक कि उस पर कुछ कॉपीराइट वगैरह ना आए, कुछ प्रॉब्लम ना हो, तब तक वो वीडियो जो है आपको यूट्यूब पे दिखेगी 10 साल 15 साल बाद भी। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं हम। ठीक है, तो यही बात बोलिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर अनुदेशन दे सकते हैं, स्वतः अनुदेशन दे सकते हैं। प्राय समस्याओं के शैक्षिक स्तर और समस्या विषयों के अनुदेशन में यूज़ करते हैं। किस में करते हैं, टीचिंग के जो भी लेवल होते हैं अपने, एजुकेशन के जो लेवल होते हैं और विषयों के अपने इंस्ट्रक्शन होते हैं, उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। अधिगम प्रक्रिया को इंटरेस्टिंग बनाने में हेल्पफुल है, और अधिक अभिक्रमित अध्ययन पर भी इसमें नवीन और मौलिक प्रणाली है। अब CAI के लिए आवश्यक विशेषज्ञ कौन है, तो भाई CAI के लिए अपने को चाहिए अभिक्रम लेखक चाहिए, एक संगणक रचना करने वाला होना चाहिए, कंप्यूटर बनाने वाला होना चाहिए, और सिस्टम प्रचालक होना चाहिए, सिस्टम को चलाने वाला, सिस्टम की नॉलेज रखने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो सारी चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, लेखक होना चाहिए। जैसे आपकी कोई क्लास रिकॉर्ड हो रही है, अब बड़े लेवल पे है, मान लीजिए कोई कोचिंग वाले हैं, तो वो क्या है, सारा मैटर ऐसा तो है नहीं कि खुद ही टाइप करेंगे और खुद ही क्या करेंगे, सारा कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें भी जानते हैं, सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें भी जानते हैं। अगर जानते भी हैं तो इतना टाइम नहीं है उनके पास में। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, उनके पास में टीम होती है, तो उस टीम में क्या है, CAI जो है, कंप्यूटर के थ्रू आप जब इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं यहाँ पे, तो उसमें आपको एक तो पहले लेखक चाहिए। आपने वहाँ पे बता दिया कि मुझे ये पढ़ाना है, सेलेक्ट करके दे दिया मैटर, या फिर जो है टीचर ने यहाँ पे लिख लिया कि ये मैटर है। अब उसके बाद में क्या है, संगणक रचना करेगा, और फिर सिस्टम प्रचालक जो है, सिस्टम पे जो है क्लास कैसे रिकॉर्ड होगी, जैसे आपके लिए पैनल लगाया गया है, ठीक है, तो उसमें कैसे क्लास लेनी है, बोर्ड लगाया गया है, ठीक है, तो उस पर कैसे क्लास लेनी है, वो सारा सिस्टम के बारे में जो नॉलेज रखेगा वही वो बता सकता है टीचर्स को। उसके अकॉर्डिंग वो क्लास लेते हैं, रिकॉर्ड होती है, उसके बाद में आपके लिए अपलोड कर दी जाती है, उसमें आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, एडिटिंग होने के बाद में ऐसे क्लासेस चलती है। ठीक है, तो ये बात हो गई, इसके लिए हमें विशेषज्ञ चाहिए। अब इसके यूज हैं, तो यूज़ तो आपको पता ही चल गया, कई प्रकार के विषयों के अनुदेशन में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट सीख सकते हैं। उपलब्धि प्रतिपुष्टि की ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग हो जाती है, अचीवमेंट फीडबैक की। ड्रिल और अभ्यास से हम सीख सकते हैं, इसमें सूचनात्मक कंप्यूटर की तरह सीख सकते हैं, पूछताछ अधिकारी के रूप में, ट्यूटोरियल के माध्यम से, गेम्स के माध्यम से। तो ये सब आपको समझ में आ ही गया है। ठीक है, तो लगभग अपनी यहाँ पे थ्योरी कंप्लीट होती है। इसके बाद में हम चलते हैं अपने PYQ की ओर, और जल्दी से इस क्लास को, इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, ताकि आपकी बड़ी जो टेंशन है वो थोड़ी सी कम हो जाए। ठीक है, चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है अपना, कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक बताइए। फ्लैंडर्स है, ग्लेजल है, या कैरोल है, या लॉरेंस स्टूलारो है,
या फिर डेनियल डेविस है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, ये देखो पहले तो क्या है, कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान है। ठीक है, कंप्यूटर आधारित आ जाए, सहाय आ जाए, डरना नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, शिक्षण प्रतिमान है यहाँ पे, मतलब शिक्षण प्रतिमान है, शिक्षण अधिगम नहीं है ना, तो शिक्षण प्रतिमान मतलब वही है, अनुदेशन है। ठीक है, तो इसके हमने प्रवर्तक कौन देखे थे, तो इसके प्रवर्तक मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, लॉरेंस स्टूलरो और डेनियल डेविस बताया था। ये भी बोला था कि आप अपने स्तर पे याद कर लें इसको। ठीक है, और सिडनी प्रेस बताया था। सिडनी प्रेस क्या थे, इन्होंने प्रतिमान का यहाँ पे सबसे पहले प्रयोग किया था। प्रवर्तक अलग है, प्रयोग अलग है। ठीक है, तो प्रवर्तक तो किसने किया था भाई, प्रेस था, प्रेस करनी थी, किसको करनी थी, सिडनी वालों को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे ना, इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, तो प्रेसी याद रखना है, सिडनी प्रेसी। ये देखो सिडनी प्रेसी ने क्या किया, इस प्रतिमान का सर्वप्रथम यूज़ किया था 1925 में। और प्रतिपादन जो है, प्रतिपादन लॉरेंस स्टूलरो और डेनियल डेविस ने 65 में किया। सर्वप्रथम प्रायोगिक तौर वही है, प्रायोगिक तौर पर जो है 1969 में अमेरिकी सरकार के रक्षा मंत्रालय ने एयरपा के द्वारा इसका यूज़ कर लिया। फिर BF स्किनर आ गए, BF स्किनर ने शिक्षण मशीनों का यूज़ कर लिया। फिर विषय वस्तु को छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर लिया, प्रश्न भी सोल्व किया, आंसर भी दिए, लेकिन ये मशीन ऐसी थी जो खुद कोई निर्णय नहीं ले सकती थी। ठीक है, फिर कंप्यूटर अधिगमकर्ता के पूर्व व्यवहार से देखता है और उसके आधार पे क्या है, स्वयं ही उसको क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, निर्णय लेता है और उसको चीज़ें दिखाता है, इसलिए कंप्यूटर को यहाँ पे विद्युत मस्तिष्क भी बोला है। फिर एटकिंसन आया, एटकिंसन ने 1969 में वाचन योग्यता के लिए बोल दिया, बालकों की वाचन योग्यता के लिए, तो कंप्यूटर आधारित अनुशासन का यूज़ कर लिया। ठीक है, तो ये सारा पैराग्राफ वही है जो मैं आपको पूरा बता चुकी हूँ, तो ज़्यादा विस्तार में आप वहाँ पे देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की निम्नलिखित किस दशक में शुरुआत हुई, तो किस दशक में हुई, 1980 का तो कुछ देखा ही नहीं। एक तो हमने 1925 देखा सिडनी प्रेसी, फिर 1965 देखा, उसके बाद में हमने क्या देखा, यहाँ पे देखो 1968 देख लिया। तो बात कहाँ की चल रही है, इसके आसपास का ऑप्शन देखो, 1980 तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, ऐसा कुछ है ही नहीं। 1940 तो हो सकता है, 1960, 1990 के दशक में। तो यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि शुरुआत किस दशक में शुरुआत हुई, तो शुरुआत तो यहाँ हुई थी ना 1965 में, प्रतिपादक थे ये, तो 65 में हुई थी, तो 1960 का दशक आएगा। ठीक है, फिर है CAI का फुल फॉर्म पूछा है। CAI का फुल फॉर्म ये है क्या, कंप्यूटर एडवांस अनुदेशन, तो एडवांस नहीं है, असिस्टेड है, तो ये रॉन्ग है। इधर देखते हैं, इधर क्या है, कंप्यूटर एडवांस सूचना, एडवांस आ गया, ये भी गलत है, और यहाँ सूचना आ गया, अनुदेशन आना चाहिए था। फिर है कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन, अब सहायता आ जाए या फिर सहाय आ जाए, एक ही बात है। ठीक है, तो कंप्यूटर सहाय अनुदेशन, सहायता प्राप्त अनुदेशन, तो ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखो कंप्यूटर सहायता प्राप्त सेम है, लेकिन सूचना दे दिया, तो सूचना नहीं देनी हमें, तो अनुदेशन देखना है। ठीक है, अनुदेशन देखना है। अब ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप इंग्लिश वाला ऑप्शन देखें। ठीक है, यहाँ पे इस बुक में तो हिंदी है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा नहीं सकती। ठीक है, तो जब आपको एग्ज़ाम में पेपर मिलेगा तो उसमें दोनों अपनी लैंग्वेज रहती है, तो इंग्लिश वाला ऑप्शन देख के आंसर टिक करने की कोशिश करें। CAI से मतलब क्या है, देखो वापस फुल फॉर्म पूछ ली 2022 में ही, तो ऐसा नहीं है कि फुल फॉर्म से सवाल नहीं पूछे जाते हैं। लिमिटेड सिलेबस है तो उनके पास भी लिमिटेड ही क्वेश्चन है, ज़्यादा मैटर यहाँ से इधर उधर नहीं जाएगा। ठीक है, CAI की फुल फॉर्म बतानी है, कंप्यूटर असिस्टेड इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस रॉन्ग हो गया, यहाँ इंटेलिजेंस ये भी रॉन्ग। अब यहाँ इंस्ट्रक्शन ठीक है, यहाँ पे असिस्टेंट है, असिस्टेड सही है, थर्ड वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे कंप्यूटर एनालाइज्ड हो गया, एनालाइज्ड जैसी कोई बात नहीं की हमने, यहाँ पे एनालाइज्ड रॉन्ग हो गया, यहाँ पे इंटेलिजेंस ने रॉन्ग कर दिया, तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो गया। तो एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है अभिक्रमित अनुदेशन पर आधारित अनुदेशन कौन सा है, बौद्धिक CAI, फ्रेम आधारित, जनरेटिव या फिर समस्या समाधान। तो अभिक्रमित अनुदेशन जो है वो किस पे आधारित है, तो ये आधारित है फ्रेम बेस्ड CAI पे। ठीक है, तो फ्रेम बेस्ड CAI पे ये है। फिर है कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की खोज किस वर्ष की गई थी, तो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन मतलब CAI की बात कर रहा है,
इसकी खोज किस वर्ष की गई थी? तो खोज तो इसकी सिडनी प्रेसी ने की थी, 1925 में की थी ना, प्रेस कर रहे थे, ठीक है, और इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, 1925 में हो गया। कंप्यूटर आधारित अनुदेशन व्यक्तिगत अनुदेशन है क्योंकि विद्यार्थियों के विभिन्न प्रकार के आरंभिक व्यवहार होते हैं। इसमें अधिगमकर्ता एक समान विषय वस्तु रख सकता है। कंप्यूटर अधिगमकर्ता के प्रारंभिक व्यवहार के आधार पर अनुदेशक सामग्री का प्रयोग कर सकता है और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे पूछ रहा है ये भाई CAI जो है व्यक्तिगत अनुदेशन है, क्यों है? तो CAI में क्या कर सकते हैं हम, जो कंप्यूटर है और स्टूडेंट है, अधिगमकर्ता है, शिक्षार्थी है, वो क्या है, अपने जो भी बिहेवियर है, पूर्व ज्ञान है, उसके आधार पे सामग्री का निर्णय करता है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट है। इसमें दे दिया इन्होंने एक समान विषय वस्तु, तो एक समान विषय वस्तु की जगह आपका जो मन करे वो आप देख सकते हैं, स्पीड वगैरह बढ़ा के भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का उपयोग किया जाता है किसमें? रिसर्च में, अनुदेशन सामग्री के विकास में, शिक्षण विधि की प्रभावशीलता में, या सभी में? तो सभी जगह किया जाता है, रिसर्च में भी, अनुदेशन सामग्री के विकास में, और टीचिंग लर्निंग की प्रभावशीलता जांचने में भी, ठीक है। फिर आती है बात कंप्यूटर सहायक निर्देश के सिद्धांत पर आधारित है। तो कंप्यूटर सहायक जो है वो निर्देश के किस सिद्धांत पर आधारित है? शास्त्रीय अधिगम पे, क्रिया प्रसूत अधिगम पे, सूझ पे, या फिर प्रणालीबद्ध व्यवहार पे? तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्रिया प्रसूत अधिगम जो है उसके सिद्धांत पे आधारित है, ठीक है। फिर बात आती है कौन सा CAI का एक लक्षण है? अधिगमकर्ता नियंत्रण अनुदेशन, विलंबित प्रतिपुष्टि, अनुदेशन तरीकों में एकरूपता, शिक्षण पदानियमन। तो अधिगमकर्ता नियंत्रण अनुदेशन है, जो बच्चा है अधिगम करता है वो क्या है, कंट्रोल कर सकता है, उसको जैसे सीखना है वैसे वो देख सकता है, नियंत्रण कर सकता है। विलंबित प्रतिपुष्टि नहीं होती है, तुरंत मिलती है। तो यहाँ पे एकरूपता नहीं होती, यहाँ पे ये भी गलत है, तो सही वाला ये है। यहाँ पे इन्होंने विशेषता दी है, विशेषता में वही है, CAI के थ्रू विद्यार्थी कंप्यूटर में इंटरेक्शन चलता है, व्यक्तिगत अनुदेशन की टेक्निक है, विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से अनुदेशन सामग्री मिलती है, यहाँ पे पर्सनली अनुदेशन सामग्री जो है कंप्यूटर के मॉनिटर पे, स्क्रीन पे प्रस्तुत की जाती है और विद्यार्थी उसके प्रति वांछित अनुक्रिया करते हैं। कंप्यूटर विद्यार्थी के बीच चलने वाली अनुक्रिया अनुदेशन की प्राप्ति में सहायक होती है, ठीक है। एक समय में अनेक विद्यार्थी सीख सकते हैं एक साथ, विद्यार्थियों की निष्पत्ति की स्वतः ही रिकॉर्डिंग हो जाती है, ठीक है, ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग हो जाती है। अनेक विधियों के द्वारा छात्र अधिगम कर सकते हैं। और भट्ट जो है इनके अनुसार CAI को शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में विद्यार्थी नियंत्रित, कंप्यूटर नियंत्रित प्रस्तुतिकरण और अनुक्रिया रिकॉर्डिंग उपकरण के मध्य चलने वाली इंटरेक्शन समझा जाता है। किसके अकॉर्डिंग? भट्ट के अनुसार। क्या क्या समझा जाता है वापस देखो। पहला तो है उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में विद्यार्थी नियंत्रित है, फिर है कंप्यूटर नियंत्रित प्रेजेंटेशन, फिर आता है अनुक्रिया रिकॉर्डिंग उपकरण, ठीक है, तीनों याद रखने हैं। नेक्स्ट है कौन सी कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन की मूल मान्यता नहीं है? तो मूल मान्यता कौन सी नहीं है? एक समय पर अनेक सीख सकते हैं, ये तो सही है। शिक्षार्थी की निष्पत्ति का स्वतः लिपिबद्ध, ये भी सही है, ऑटोमेटिक ही हो जाता है फीडबैक। शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया, तो शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य यहाँ पे अंतःक्रिया जो है ये नहीं चल के शिक्षक और कंप्यूटर के बीच में चलती, ठीक है। तकनीक का यूज़ होता है, तो ये वाला रॉन्ग था। चलिए, कौन सी कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की मूलभूत मान्यता नहीं है? एक समय पर अनेक विद्यार्थी एक साथ सीख सकते हैं, विद्यार्थियों की निष्पत्ति का ऑटोमेटिक रिकॉर्ड, ये भी सही है। पूछ रहा है नहीं है, विद्यार्थियों द्वारा टेक्निक में विविधता लाना है, ये भी सही है। लास्ट वाला ही बचा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भिन्नता, तो भिन्नता नहीं है, ये गलत है। व्यक्तिगत अनुदेशन हेतु निम्नांकित में से कौन सा साधन सर्वोत्तम हो सकता है? कक्षा में पढ़ाना, कंप्यूटर समर्थित, चार्ट का प्रयोग करते हुए पढ़ाना, रेडियो का उपयोग करते हुए। तो व्यक्तिगत अनुदेशन के लिए, पर्सनल इंस्ट्रक्शन देने के लिए जो सबसे बेस्ट है वो कंप्यूटर समर्थित है, ठीक है, CAI अपना हो जाएगा। फिर है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का प्रकार नहीं है? कौन सा नहीं है? सूचनात्मक कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, ट्यूटोरियल बेस्ड शैक्षिक खेल, और रूढ़िबद्ध। तो रूढ़िबद्ध नेगेटिव शब्द है, बिना पढ़े हुए भी आप इसको कर सकते थे, बाकी सब पॉजिटिव है। सूचना दे रहे हैं, ट्यूटोरियल, शैक्षिक खेल,
ये नेगेटिव था तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया, और हमने देखा भी था कि ये CAI के टाइप में नहीं था। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है CAI का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुप्रयोग किस उद्देश्य की प्राप्ति है? संज्ञानात्मक उद्देश्य की, संवेगात्मक की, मनोगत्यात्मक की या भावनात्मक की? तो यहाँ पे क्या पूछा है कि CAI का जो यूज़ है, अनुप्रयोग है, वो किस उद्देश्य की प्राप्ति कराता है? तो किसकी कराता है? कॉग्निटिव की कराता है। ठीक है, अपने संज्ञानात्मक की, दिमाग संबंधी जो बातें हैं ना, जिसमें हम सीखते हैं, तर्क करते हैं, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है उससे संबंधित है, संवेगात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति कराता है कौन? CAI। नेक्स्ट है कौन सा कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का प्रकार नहीं है? खेल रूप, ट्यूटोरियल, अभ्यास रूप या परीक्षा? तो खेल तो अब ये देखा ही है, ट्यूटोरियल भी देखा है हमने, अभ्यास भी सही है, अभ्यास है, ड्रिल है, प्रैक्टिस है, तो ये सही है सब, लेकिन परीक्षा रूप यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये रॉन्ग है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में कंप्यूटर का यूज किस तरह किया जाता है? शिक्षण सामग्री की तरह, शिक्षक की जगह प्रतिस्थापित करके शिक्षक को प्रभावी बनाना, अनुदेशन सामग्री के कार्यक्रम को चलाने के लिए मशीन की तरह उपयोग किया जाना। तो अनुदेशन सामग्री जो है, इंस्ट्रक्शन, अपनी जो सामग्री है उसके कार्यक्रम के लिए मशीन की तरह हम इसका यूज़ करते हैं। किसका? CAI में कंप्यूटर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंप्यूटर सह अनुदेशन के लिए किन विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है? तो अभिगम लेखक, प्रोग्रामर हमने देखा था, कंप्यूटर अभियंता, इंजीनियर हो जाएगा, ये भी आता है भाई, सही है, इंजीनियर भी होना चाहिए, प्रोग्रामर होना चाहिए, प्रणाली संचार प्रचालक भी होना चाहिए, तो सारे ही सही है यहाँ पे। कौन सा कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में प्रयुक्त टेक्नोलॉजी नहीं है? तो कौन सा नहीं है CAI में यूज़फुल? हार्डवेयर तो है, सॉफ्टवेयर भी है, कोर्सवेयर भी है, लेकिन क्रिएटिव जैसा हमने कुछ नहीं देखा था, 3 ही टाइप देखे थे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कोर्सवेयर। क्रिएटिव गलत है, और बाकी यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं, तो आप इनको आराम से देख लेना। फिर चलते हैं, कौन सी टेक्निक CAI के क्रियान्वयन में उपयोगी नहीं है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कोर्सवेयर, प्रशिक्षण मनोविज्ञान, तो ये अलग है, ये गलत है। ठीक है, हार्डवेयर देखा था, सॉफ्टवेयर भी देखा, कोर्सवेयर भी हमने देख लिया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के लिए जिस विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है भाई, किसकी होती है? कंप्यूटर अभियंता, कंप्यूटर इंजीनियर होना चाहिए, कार्यक्रम लेखक होना चाहिए, व्यवस्था चालक या फिर कंप्यूटर चालक? तो CAI के लिए विशेषज्ञ पूछा है, तो विशेषज्ञ में यहाँ पे भाई कंप्यूटर अभियंता सबसे सही ऑप्शन है। ठीक है, तो ये आएगा। कंप्यूटर आधारित अनुदेशन में कौन सा कथन गलत है? कंप्यूटर साक्षर अधिगमकर्ता के लिए उपयोगी है। अधिगमकर्ता अपनी गति से सीखता है, अधिगमकर्ता को तत्कालीन पृष्ठपोषण मिलता है, तुरंत फीडबैक मिलता है, अधिगमकर्ता की सक्रिय भागीदारी होती है, तो ये तो सही है तीनों ही, लेकिन यहाँ बोल रहा है कंप्यूटर साक्षर। अब साक्षर वर्ड लगा दिया, ओनली लिमिटेड कर दिया, तो साक्षर नहीं है, सब सीख सकते हैं यहाँ पे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो साक्षर अधिगमकर्ता की वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, तो ये अपना आंसर है। कौन सा कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का टाइप नहीं है? सूचनात्मक कंप्यूटर, अनुरूपित, शैक्षिक गेम या रिकॉर्डिंग मशीन? सूचनात्मक तो है, अनुरूपित भी है, शैक्षिक गेम भी है अपना, और रिकॉर्डिंग मशीन यहाँ पे नहीं थी। ठीक है, रिकॉर्डिंग मशीन यहाँ पे फेल हो गई थी। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक बुक या फिर इलेक्ट्रॉनिक जनरल? तो हमने क्या देखा था? विद्युत मस्तिष्क देखा था ना, विद्युत मस्तिष्क देखा था, अपने आप सजेस्ट करता है वो वाली बात जो देखी थी, तो विद्युत मस्तिष्क को इंग्लिश में लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन। ठीक है, तो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन को बोला था, CAI को बोला था। फिर आता है इस कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के क्या यूज़ हैं? तो इसके यूज़ बताइए। शिक्षक और छात्रों के मध्य सूचना का स्रोत है, इंटरेक्शन ट्यूटोरियल माध्यम से किया जाता है, विद्यालय की प्रतिदिन क्रियाओं के लिए आवश्यक है, जैसे समय सारणी बनाना, प्रमाण पत्र, तो सारे ही सही है यहाँ पे, तो सबके माध्यम से ये कर सकते हैं आप, इसके माध्यम से। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं CAL से रिलेटेड हैं, ये भी कर लेते हैं। कंप्यूटर उपागम अनुदेशन में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये CAI का ही है। इंटरनेट है, एक्सेल शीट है, पावर पॉइंट है, प्रिंटर है या CD DVD है? तो यहाँ पे प्रिंटर जो है इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर CAL क्या है?
तो CAL की फुल फॉर्म पूछना चाह रहे हैं। अब हम इंग्लिश में देखेंगे, हिंदी के ऑप्शन आप इग्नोर करें, ठीक है, कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि कंप्यूटर असिस्टेड सही है, लर्निंग तो लर्निंग ही था, तो पहला ही सही हो गया, ज़्यादा कुछ अपने को दिमाग नहीं लगाना पड़ा। कंप्यूटर असिस्टेड याद रखना था आपको, लास्ट वर्ड याद रखना है दोनों का। L फॉर लर्निंग है और I फॉर क्या है, I फॉर इंस्ट्रक्शन है। बस इतना सा याद रखो और अपने फुल फॉर्म का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो लर्निंग हो गया, कंप्यूटर असिस्टेड है ही, तो ये हो गया। अब सहाय दे, सहायता दे, जो भी दे वो हिंदी में उसको देने दो, आपके इंग्लिश में चेंज नहीं होगी। और इंग्लिश वाला ही हमेशा सही होता है, हिंदी वाला टाइपिंग मिस्टेक की वजह से गलत भी हो जाता है। इसलिए आपसे मैं बोल रही हूँ कि आप इंग्लिश वाला ऑप्शन ही देखें, अगर हिंदी मीडियम से भी हैं तो, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन सही होने का चांसेस बढ़ेंगे यहाँ पे। चलिए, तो पहला तो ये सही हो गया, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। CAL की शुरुआत 1960 के दशक में USA में हुई, इसकी भी USA में हुई। सर्वप्रथम केमीजी, कुर्तज और विजर ने किया इसका यूज। प्रारंभ में कंप्यूटर की सहायता वाला शिक्षण कार्यक्रम आज की तुलना में अत्यंत साधारण थे। विजर ने सर्वप्रथम शिक्षण प्रक्रिया में चित्रों और ध्वनियों के महत्व को समझा। शुरुआत में CAL कार्यक्रमों में बिना किसी विशिष्ट शैक्षणिक दर्शन के विषय वस्तु को पढ़ाने का प्रयास किया। द लोगो प्रोजेक्ट जो है, ये पहला क्या था, CAL कार्यक्रम था। तो वही है लोगो जो मैंने बताया था आपको, 3 बताए थे। तो लोगो जो है उसका सबसे पहला था, जो किसी विशिष्ट अधिगम दृष्टिकोण पर बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई विद्यार्थी एक ऐसे कंप्यूटर के साथ अंतःक्रिया करता है जो स्वयं ही अधिगम सामग्री से परिपूर्ण है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है? इसमें क्या पूछ रहे हैं, कंप्यूटर के साथ में अंतःक्रिया कर रहे हैं और अधिगम सामग्री मिल रही है। तो अधिगम सामग्री मिल रही है, कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर सहाय अधिगम ही होगा ऑब्वियसली, तो कंप्यूटर सहाय अधिगम आ गया, मतलब CAL हो गया यहाँ पे। सब गलत है ये सब, ठीक है। कंप्यूटर सहायक अधिगम निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम करता स्टूडेंट के लिए आवश्यक है? वह अपनी गति और आवश्यकता के अनुसार सीखता है, कठिन समस्याओं का समाधान करना सीखता है, नवीन ज्ञान आसानी से प्राप्त कर सकता है और उपयुक्त सभी। तो सारी चीज़ें ही मैंने बताई थी आपको, सारी चीज़ें ही वो कर सकता है इसके माध्यम से। कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम जो है, इसका लाभ बताइए, बेनिफिट बताइए। अध्यापक की आवश्यकता नहीं होती इसमें, यह उच्च कक्षाओं के लिए यूज़फुल है, यह प्रतिभाशाली के लिए यूज़फुल है। शिक्षार्थी अपनी गति के अनुसार सीखता है, तो शिक्षार्थी अपनी गति के अनुसार सीखता है, ठीक है। इसमें क्या है, सिर्फ उच्च कक्षाओं के लिए नहीं है, प्राथमिक स्तर पे भी बताया था, तो सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। अध्यापक की आवश्यकता नहीं होती, ये भी गलत हो गया, क्योंकि अध्यापक है यहाँ पे मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहा है, और सिर्फ प्रतिभाशाली छात्रों के लिए ये यूज़फुल नहीं है, अन्य छात्रों के लिए भी यूज़फुल है, जो क्या है थोड़ी धीमी गति से सीख रहे थे, मंद गति से। तो ये सब मैंने आपको बताया था, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, कंप्यूटर सहायक अधिगम के संबंध में निम्न में से कौन सा गलत है? गलत ढूंढना है। संवेगों का अभिमूल्यन है, देन है व्यक्तिगत अनुदेशन अधिगम, विद्यार्थी क्रमिक पुनः प्राप्ति द्वारा सीखते हैं, तात्कालिक पृष्ठपोषण है। तो यहाँ पे जो है अपना आंसर क्या हो जाएगा, हमने संवेगों वाली कोई बात नहीं पढ़ी, संवेगों का अभिमूल्यन नहीं होता यहाँ पे, व्यक्तिगत तो होता है, पर्सनल होता है, विद्यार्थी क्रमिक पुनः प्राप्ति करके सीख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, वीडियो को आप क्या है बैक करके देख सकते हैं, स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, पुनः प्रक्रिया हो गई, तात्कालिक तुरंत फीडबैक मिल जाता है, सारे सही हैं, संवेग वाली कोई बात नहीं की, ये गलत है। तो कंप्यूटर सहायक अधिगम जो है भावनात्मक पक्ष या भावनाओं के जानने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। तो फीलिंग्स की बात यहाँ पे जो है, संवेगों की, इमोशंस की कोई बात नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है। कंप्यूटर सहायक अधिगम की निम्न में से कौन सी एक सीमा है? तो कौन सी सीमा है? स्व अनुदेशन है, व्यक्तिगत अनुदेशन है, स्वगति अनुदेशन है, या मशीन अनुदेशन है? तो मशीन अनुदेशन जो है ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि मशीन जो है क्या है, अपनी भावनाओं को नहीं समझ सकती, ठीक है। स्व अनुदेशन है, आपके कोडिंग आप इंस्ट्रक्शन दे के सीख सकते हैं, यहाँ पे पर्सनली सीख सकते हैं, अपनी गति के अकॉर्डिंग स्पीड आगे पीछे करके सीख सकते हैं, तो ये तो सब सही है, लेकिन मशीन वाला यहाँ पे रॉन्ग है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सहायक अधिगम की विशेषता नहीं है? कंप्यूटर यंत्र और शिक्षार्थी के माध्यम से सउद्देश्य अंतःक्रिया करता है, ये तो सही है, गलत पूछ रहा है। व्यक्तिगत शिक्षार्थी की सहायता के लिए, ये भी सही है, पर्सनली सीख सकता है बच्चा।
वांछित अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को स्वयं की योग्यता प्राप्त करना, तो ये भी सही है। पूछ रहा है विशेषता नहीं है। श्रेष्ठ चिंतन व्यू रचनाओं का विकास, तो ये यहाँ पे रोंग हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 ओनली रोंग है। चलिए, तो यहाँ पे आपके CAL के क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं। ठीक है, पहले हमने क्या किया, पहले हमने CAI के कंप्लीट कर लिए, अब इसके कर लिए। अब थोड़े से क्वेश्चन हम जो है यूज़ ऑफ कंप्यूटर के कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने थ्योरी लगभग देख ही ली थी, तो फटाफट से क्वेश्चन अपने सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है अपना यहाँ का, रेडियो टेलीविज़न टेप रिकॉर्डर की सहायता से एक शिक्षक हर विद्यार्थी के द्वार पर कम लागत में पहुँच सकता है, ये कथन किसका था, किस उपागम की ओर संकेत करता है। तो ये है हार्डवेयर का, इंटीग्रेटेड का, सिस्टम का, या फिर सॉफ्टवेयर उपागम का। तो यहाँ पे देखो, रेडियो भी आ गया, टेलीविज़न भी आ गया, टेप रिकॉर्डर भी आ गया। इसके माध्यम से टीचर क्या है, बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहा है कम लागत में, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेटेड उपागम का। इसको आप डायरेक्ट याद रख लेना, कभी पूछ ले तो। फिर है कंप्यूटर की विशेषता। तो कंप्यूटर की विशेषता क्या है, परिशुद्धता है, उपयोगिता है, गति है और उपयुक्त सभी है। तो सारे ही हैं, परिशुद्धता है ही। ठीक है, परिशुद्धता क्या हो गया, मतलब इसमें एक्यूरेसी की बात है। बहु उपयोगिता है इसकी, उपयोग कर सकते हैं बहुत सारी जगह हम इसका। फिर क्या है, गति भी है, स्पीड है इसमें, तो ये सब है इसके। और इसके अलावा भी देखिए कंप्यूटर की क्या विशेषता है आपको बताइए। वैसे गति है, ऑटोमेटिक होता है, एक्यूरेसी आती है, जो भी हम डाटा देंगे उसके अकॉर्डिंग ये एक्यूरेट बताएगा। हमने ही गलत फीड कर दिया वो बात अलग है। एक्यूरेसी आएगी, परमानेंट स्टोरेज है, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी हम बढ़ा सकते हैं हार्ड डिस्क वगैरह की क्षमता बढ़वा के। भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त कर सकते हैं, फास्ट रिट्राइवल है, क्विक डिसीजन ले लेता है, वर्सेटाइल है। ठीक है, सॉरी विविधता है, वर्सेटिलिटी है। फिर पुनरावृत्ति आती है, रिपीटेशन है, स्फूर्ति करता है, गोपनीयता है, सारे आ गए। कंप्यूटर के मुख्य कार्य पूछ लिया। अब मुख्य कार्य क्या है भाई कंप्यूटर के, तो प्रदत्त संकलन है, प्रदत्त संचयन है, प्रदत्त प्रोसेसिंग है। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, संचयन से तो क्या हो गया, स्टोरेज हो गया। ठीक है, इंग्लिश में, अब हिंदी में समझ नहीं आ रहा होगा आपके। संकलन से क्या हो गया, संकलन से कलेक्शन हो गया। प्रदत्त का तो पता है आपको, प्रदत्त मतलब गिवन है, ठीक है, डाटा है, और यहाँ पे प्रोसेसिंग दिया ही है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, कंप्यूटर के मुख्य कार्य क्या है, तो कंप्यूटर जो है डाटा का कलेक्शन भी करेगा, फिर क्या करेगा, डाटा को स्टोर करेगा, फिर प्रोसेसिंग करेगा, और देन हमें आउटपुट दे देगा। ठीक है, आउटपुट दे देगा, आउटपुट को निर्गमन आ जाएगा। तो ये इसने बताए हैं कंप्यूटर के 4 कार्य। पहले कलेक्शन कर लिया, संकलन कर लिया, फिर संचयन स्टोरेज हो गया, देन संसाधन प्रोसेसिंग, फिर निर्गमन आउटपुट आ गया। फिर है क्लास प्रोजेक्ट, किससे संबंधित है भाई, क्लास की फुल फॉर्म देखिए, क्लास जो है कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ स्कूल्स इन स्कूल। क्या है फुल फॉर्म, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताई थी, लास्ट में बिल्कुल। तो ये किससे रिलेटेड है, तो ये था NCERT से रिलेटेड, NCERT से रिलेटेड ये प्रोग्राम था। ठीक है, फिर है उपग्रह आधारित सूचना तकनीकी के द्वारा अंतःक्रिया स्थापित करने में 2 तरफा की जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ईमेल कहलाती है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर या CD-ROM। तो 2 तरफा हो गई यहाँ पे जो है इंटरेक्शन। तो उपग्रह आधारित है तो ये क्या कहलाता है, ये टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। अब टेलीकॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक साधन है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, एक ही विषय पर क्या कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। कौन कर सकता है चर्चा, तो 2 या 2 से अधिक जो व्यक्ति हैं, ठीक है, वो कर सकते हैं, और वो अलग अलग स्थान पे बैठे हों, 2 से ज़्यादा स्थान पे, तो वो यहाँ पे हम कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। दूर संवाद प्रणाली बोल देते हैं, दूर संभाषण प्रणाली बोल देते हैं। ये सारे वर्ड्स आपको याद में रखने हैं। ठीक है, दूर संवाद प्रणाली, दूर संभाषण, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा लोग, भिन्न भिन्न स्थान, 2 या 2 से अधिक, ये। ठीक है, कंप्यूटर के भाग बताइए। तो कंप्यूटर के भाग क्या हैं, सिवाय किसके, CPU के, कीबोर्ड के, स्कैनर के या मॉनिटर के। अब ये पूछना चाह रहा है कंप्यूटर के भाग, तो कंप्यूटर के भाग में जो है स्कैनर नहीं आता है, स्कैनर अलग से आता है। ठीक है, स्कैनर प्रिंटर जो है अलग से लाना पड़ता है। कंप्यूटर में तो अपने CPU आएगा। ठीक है, CPU में अपने जो भी अंदर रैम रोम सब लगी रहती है, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, तो वो सब आ जाएगा। फिर कीबोर्ड दिखेगा आपको,
और मॉनिटर। स्कैनर जो है अलग से लाना पड़ता है स्कैन करने के लिए, प्रिंट करने के लिए प्रिंटर लाना पड़ता है उसी तरह। तो कंप्यूटर के 4 मुख्य भाग हो गए। कौन कौन से हो गए? 4 मुख्य भाग, इनपुट यूनिट, आउटपुट, CPU और मेमोरी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? जॉयस्टिक, मैग्नेटिक टेप, मॉनिटर या मैग्नेटिक डिस्क। इनपुट डिवाइस नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो इनपुट डिवाइस के थ्रू क्या करते हैं हम, जो अपने कंप्यूटर है डिवाइस है उसमें डाटा को क्या करते हैं? एंटर कराते हैं। तो जॉयस्टिक सही है, मैग्नेटिक टेप भी सही है और मॉनिटर यहाँ पे गलत है क्योंकि मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर पे तो क्या है, हम जो हमें आउटपुट मिलता है, जो भी हमने एंटर किया है वो दिखाई देता है। तो ये है आउटपुट डिवाइस, ना कि इनपुट। इन्होंने इनपुट नहीं है पूछा तो ये वाला सही है, मैग्नेटिक अपने इनपुट हो गया। तो यहाँ पे यही दिया है। इनपुट में क्या हो जाएगा? डाटा और प्रोग्राम को प्रविष्ट करने के लिए यूज की जाते हैं ये, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस, फ्लॉपी डिस्क, ये सब उसके उदाहरण हो गए इनपुट के। आउटपुट में क्या करेंगे? जो हमने इनपुट दिया है उनके निष्कर्षों को लिखने और प्राप्त करने के लिए देखेंगे। तो ये हो गए मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स। नेक्स्ट है कौन सा आउटपुट डिवाइस है? कौन सा आउटपुट डिवाइस है? कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है या मॉनिटर है? तो आउटपुट पूछा है अब की बार। ये तो इनपुट है, ये भी इनपुट है, स्कैनर भी इनपुट है, लेकिन मॉनिटर जो है वापस आउटपुट है। ठीक है, वही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिया। किसे आउटपुट डिवाइस कहा जाता है? जॉयस्टिक को, मॉनिटर को, CPU का या पेन ड्राइव को? ये अब मॉनिटर के पीछे पड़ गया 3 बार तो ये क्वेश्चन पूछ लिया, 2 बार 16 में और 1 बार 2020 में। निम्न में से कौन सा इंटरनेट नेटवर्क का घटक नहीं है? प्रोटोकॉल, स्पीकर्स, डाटा या मॉडेम? तो प्रोटोकॉल तो आता है, ठीक है, इंटरनेट में आता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल बनाते हैं। जब आप हायर लेवल पे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा इंटरनेट के बारे में पूरा। तो प्रोटोकॉल होता है, स्पीकर्स भी होते हैं, सॉरी स्पीकर्स नहीं होते, डाटा होता है, मॉडेम होता है। तो स्पीकर जो है इंटरनेट का यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो स्पीकर्स गलत है। अब नेक्स्ट है MIS का पूरा नाम। तो MIS का नाम क्या है? तो MIS की फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट इंटीग्रेटेड, सॉरी इसकी फुल फॉर्म है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है। रैम की फुल फॉर्म बताई थी, रैम की फुल फॉर्म थी रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की थी रीड ओनली मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी कहाँ दिया है? रैंडम अवेलेबल हो गया, तो ये अवेलेबल गलत है। रैंडम एक्सेस यहाँ है तो यहाँ पे एक्सेस करो, ये इसको सही करो। तो रैम के बारे में दिया है, ठीक है, 2016 में आया है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि देखो जो भी क्वेश्चन है 2012 में है, 2014 में है, फिर यहाँ 14 में है, फिर 20 में एक पूछा, क्या पूछा? कौन सी प्राथमिक स्मृति युक्त है? रैम है, रोम है, हार्ड डिस्क है या पेन ड्राइव है? तो प्राथमिक स्मृति प्राइमरी मेमोरी पूछना चाह रहा है। तो प्राइमरी मेमोरी क्या है? रोम है, इसमें सॉरी रैम है, इसमें जब तक लाइट आती है तब तक ही डाटा रहता है, उसके बाद ये उड़ जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी हो गई। फिर यही पूछ लिया कंप्यूटर, निम्न में से क्या कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी का है? तो रैम आ गया वापस से, वही क्वेश्चन है 2020 में पूछ लिया वापस से। फिर रोम के संदर्भ में क्या सही है? रीड ओनली मेमोरी बढ़ाई जा सकती है, संपादन संभव है, तो फुल फॉर्म पूछना चाह रहा है, तो रीड ओनली मेमोरी बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या है? जब विद्युत प्रवाह कट जाता है तब डाटा और प्रोग्राम खो जाते हैं। किस में खो जाते हैं? तो अभी अभी हमने देखा कि रैम में खो जाते हैं क्योंकि ये अस्थायी होती है। ठीक है, चलिए तो ये आप देख लेना यहाँ पे। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस नहीं है तो CD रोम है, हार्ड डिस्क है, रोम है या पेन ड्राइव है? तो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस नहीं है पूछा है इन्होंने, तो रोम जो है यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है? USB पेन ड्राइव किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? तो पेन ड्राइव के बारे में पूछना चाह रहा है। सेकेंडरी है, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों है या प्राइमरी सेकेंडरी दोनों में से कोई भी नहीं है? तो पेन ड्राइव जो है USB पेन ड्राइव ये अपनी सेकेंडरी मेमोरी में आती है। ठीक है, 2021 में पूछा था। सबसे कम मेमोरी साइज बताना है, सबसे कम मेमोरी साइज बताना है। टेराबाइट है, गीगाबाइट है, किलोबाइट है या मेगाबाइट है? तो टेराबाइट तो TB तो सबसे बड़ा था, ठीक है, फिर गीगाबाइट था अपने, ठीक है, सॉरी गीगाबाइट से पहले है इधर, ठीक है, गीगाबाइट आएगा, फिर इधर आ जाएगा मेगाबाइट और इधर आ जाएगा किलोबाइट KB।
तो सबसे कम पूछ रहा है तो सबसे कम तो केबी होता है, किलोबाइट होता है। किलोबाइट सबसे छोटी इकाई है। 1 केबी में 2 की घात 10 बाइट या फिर 1024 बाइट होते हैं। 1 जीबी में कितना होता है? 1 जीबी में यहाँ पे 230 बाइट। यहाँ पे ये गलत है, सॉरी ये सही है, 230 बाइट होते हैं। तो 230 की जगह यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 1024 इंटू 1024 बाइट कर सकते हैं। ऐसे ही मेगाबाइट और टेराबाइट देख लेना। अब पुराना क्वेश्चन है, जनरली नहीं आएगा इसमें से, ठीक है। यहाँ पे है, फिर 16 में पूछा है कंप्यूटर के संबंध में कौन सा सही है। 1 केबी में 1022 बाइट्स, ये तो गलत है, 1024 होना चाहिए था। 1 MB में 1024 KB, 1024 KB 1 MB में, ये सही है। 1 GB में 1022 गलत है, 1026 गलत है, 1024 वाला ऑप्शन एक ही था, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। 1 गीगाबाइट का सही बताना है। अब 1 गीगाबाइट में भाई कौन सा सही है, तो 2 की घात 10 MB है या 2 की घात 10 KB है, TB है या फिर बाइट है। तो 1 गीगाबाइट में क्या हो जाएगा, 1 गीगाबाइट में 2 की घात 10 क्या हो जाएगी, MB हो जाएगी। मतलब यहाँ पे 1024 MB हो जाएगी। MB में पूछा है, ना कि बाइट में, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है इन्होंने, नीचे 2 कथन दिए हुए हैं। द्रुतिका केश स्मृति यादृच्छिक अभिगमन की स्मृति तीव्र होती है, यादृच्छिक अभिगमन स्मृति द्रुतिका केश स्मृति की अपेक्षा अधिक निकट होती है। कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है, इसको आप देखें दोबारा से। क्या पूछा है, केश मेमोरी जो है ये यादृच्छिक जो मेमोरी है उसकी अपेक्षा तेज होती है, तो ये सही है। यादृच्छिक अभिगमित मेमोरी जो है कैश मेमोरी की अपेक्षा प्रोसेसर के अधिक निकट होती है, तो प्रोसेसर के अधिक निकट होती है, ये गलत है, पहला सही है यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने दिया भी है ऑप्शन, कथन 1 सही है, दूसरा असत्य है। अब URL की बताना है। URL क्या है, एक वेबसाइट का शीर्षक है, गलत है। एक ईमेल पता है, ये भी गलत है। कंप्यूटर प्रिंटर के माध्यम संप्रेषण, ये भी गलत है। वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए एक पेज का पता लगाते हैं, ये बिल्कुल सही है। URL जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, इंटरनेट पे जो भी साइट खोजने के उद्देश्य से बनाया जाता है। कंप्यूटर की किस इकाई में जटिल गणनाएं करने में सक्षम होती है, कंप्यूटर की कौन सी इकाई, तो अदा है, इनपुट है, स्मृति भंडारण है, केंद्रीय प्रोसेसिंग CPU है, या फिर प्रदा है, या आउटपुट है। तो जटिल क्रियाएं किस में करते हैं, जटिल क्रियाएं हम CPU के थ्रू करते हैं। इसमें अपना ALU आ जाता है, CU आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब बातें हैं। CCTV का पूरा नाम क्या है, तो CCTV का पूरा नाम है क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न। क्या है, क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न है CCTV का पूरा नाम। 2020 में पूछा था। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है, ये तो आपको आता ही होगा बिल्कुल। मदरबोर्ड, CPU, रैम या रोम। अब मदरबोर्ड नहीं करना है अपने को, CPU बताया था, CPU ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अपने कंप्यूटर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो लगभग अपने ICT का जो है सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। अब ये तो मैं दावा नहीं कर सकती कि 100% यहीं से आएगा, लेकिन ये मान के चलिए कि 85 to 90% जो है आपको यहाँ पे कराया है उसमें से आपका आ जाएगा, ठीक है। थ्योरी भी, PYQ भी, लगभग जो भी हमसे पॉसिबल हुए मैंने आपको पूरा करवाने की कोशिश की है, कम से कम टाइम में, ठीक है। लगभग 4 वीडियो ही आपको मिले हैं, 5 घंटे मान लीजिए आप, 5 घंटे की सारी वीडियो होंगी मिला करके, तो उसमें आपका पूरा 10 नंबर का मैटर आपको करवाया गया है। अगर आपको ये क्लासेज अच्छी लगी हों तो आप इसको लाइक करें, और आपका सिलेबस जो है टाइम पे कराने की कोशिश कर दी गई है। लगभग 5 से 6 सब्जेक्ट मैंने आपको करवा दिए हैं। अब ज़्यादा समय नहीं है तो ज़्यादा क्लासेज आपको नहीं मिलेगी। अब साइंस की क्लास की थोड़ी सी आपकी डिमांड चल रही है, तो देखते हैं अगर पॉसिबल हुआ तो 1 या 2 क्लास ही आपको मिलेगी साइंस की, उसकी भी ज़्यादा क्लासेज नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपके पास सेल्फ जो रिवीजन है वही सबसे ज़्यादा काम आएगा।
मैं आपको यहाँ पे कितना ही पढ़ाऊँ, कुछ भी करूँ, वो आपके ज़्यादा बेनिफिशियल अब लास्ट टाइम पे नहीं होने वाला है। ठीक है, तो जो भी पॉसिबल होगा आगे ज़रूर करेंगे, नहीं तो ये अपनी अभी लास्ट क्लास है ये मान के चलिए। और इसके बाद में अब आपको जो भी क्लासेस हैं अपने चैनल पे वो अगर आप देखना चाहें, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ रिकॉल नहीं हो रहा, तो आप जाके देखें, नहीं तो अपने पास में जो भी आपके पास मैटर है उसको आप रिकॉल करें। टेलीग्राम पे सारी लगभग PDF हैं आपके पास में, वहाँ से देखें अगर यहीं से क्लासेस देखी हैं तो, या फिर जो भी आपके पास नोट्स वगैरह हैं उसको आराम से रिवाइज़ कीजिए, क्वेश्चन सोल्व कीजिए, आराम से आप तैयारी कीजिए। ठीक है, और ये सोच के कीजिए कि हमें जो है आराम से पढ़ना है, ज़्यादा बर्डन भी ना लीजिए कि अब 7 दिन ही बचे हैं, अब हम क्या करें क्या ना करें। तो जो भी होगा सब अच्छा ही कराएगा, ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए बाद में जो भी है, बस कर्म करते रहो, कर्म करते रहना है, बाकी ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर जो भी करना चाहे वो करेंगे, हमें अपना कर्म करते रहना है। ठीक है, तो इसी के साथ में आज आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।